हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एट द स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जो है साइकोलॉजी कंप्लीट किया। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, साथ ही कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर ये कमेंट करके बताते रहें कि वीडियो कैसा है। राइट। अब साथ ही अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए या और कोई कोर्स में अगर कोई कुछ कम समझ में आ रहा है या ऐसी कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में करें, मैं जो है उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करूँगा। तो दोस्तों, आज चलिए अभी इसके साथ ही शुरू करते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान, सबसे पहले हम वर्ड को समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान ये नाम कैसे पड़ा या शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। तो इसके पहले जैसा कि हमने पढ़ा मनोविज्ञान, राइट, साइकोलॉजी, तो इसमें क्या थे, सारे नियम सिद्धांत ये सारी चीज़ें थी। तो ये जो मनोविज्ञान है, राइट, ये जो मनोविज्ञान है ये दो चीज़ों से शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहली बात क्या, एक तो है शिक्षा और दूसरी क्या है, मनोविज्ञान, है ना। ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है शिक्षा मनोविज्ञान का निर्माण करती हैं। अब बात आती है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा क्या होता है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा से हमें क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार का परिमार्जन या फिर हम कह सकते हैं उन्नत, है ना। इसी को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ उन्नत करना। व्यवहार में उन्नत करना ही क्या होता है, अधिगम होता है या शिक्षा होती है। यानी कि उन्नत का मीन्स क्या है, जो आपके पास नहीं है, मतलब जो आपके पास नहीं है उसको विकसित किया जाता है, वो अधिगम होता है। मतलब वही क्या होता है, व्यवहार होता है, राइट। व्यवहार को क्या कहता है, डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है। और मनोविज्ञान क्या होता है, ये मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है ना। व्यवहार का क्या होता है, अध्ययन। इसको काफी ध्यान से पढ़ें आप। तो व्यवहार का अध्ययन होता है। अब बात करते हैं अपन की मनोविज्ञान मीन्स आखिर में है क्या। तो मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, इसके नियम और सिद्धांत होते हैं मनोविज्ञान में। तो मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत का प्रयोग जब हम शिक्षा के लिए करते हैं, यहाँ पर शिक्षा है ना, तो मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग जब हम शिक्षा के लिए करते हैं तब जो है ये मनोविज्ञान जाकर शिक्षा मनोविज्ञान में चेंज हो जाता है। यानी कि मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों का जब प्रयोग शिक्षा में किया जाता है तब यह मनोविज्ञान बनता है, राइट। तो आइए मैं आपको इसकी कुछ परिभाषा बताता हूँ, या फिर हाँ वही समझ सकते हैं इसका। तो इसका जो सबसे यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जैसे व्यवहार के मार्जन या परिमार्जन के लिए व्यवहार के परिमार्जन, ये परिमार्जन अर्जन, ये जो वर्ड थोड़े आड़े टेढ़े है, लेकिन जो इसका सिंपली मतलब ये समझिए कि जो नहीं है आपके पास वो डेवलप करना, व्यवहार में डेवलपमेंट लाना, यानी ना, तो ये चीज है परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार, ये जो स्टेटमेंट है, व्यवहार का अध्ययन करना क्या है, मनोविज्ञान है, राइट, मनोविज्ञान है, राइट। और इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट निकल के आता है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट आता है जब हम मनोविज्ञान को शामिल करते हैं किसमें, शिक्षा में, है ना। या फिर जब हम शिक्षा में मनोविज्ञान शामिल करते हैं, चाहे जैसे बोले बात दोनों एक ही है। तो जब हम शिक्षा में मनोविज्ञान शामिल करते हैं, जब हम शिक्षा में, ये मनोविज्ञान में शॉर्ट में लिख रहा हूं, मनोविज्ञान को शामिल करते हैं तो ये क्या हो जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान हो जाता है। ये अंदर आगे की लाइन अंडरस्टूड है, समझ लीजिएगा। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट चीजें थी इसमें क्या था, शिक्षा मनोविज्ञान क्या था, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसमें शिक्षा से मतलब क्या है, व्यवहार में डेवलपमेंट करना या अधिगम में डेवलप करना। मनोविज्ञान क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या हमने सीखा था इसके पहले वाले वीडियो में कि व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है। और साथ ही जो मनोविज्ञान है ये इसमें जो है जब इसको शिक्षा के साथ जोड़ा जाता है, इसके सिद्धांतों को शिक्षा में जब हम इसका यूज करते हैं तब जो है ये क्या हो जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान हो जाता है। तो आइए हम शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ जो हिस्ट्री है ये आई कैसे अपने वजूद में,
तो उसका हम बात करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इसकी इतिहास की हम बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास की, ये कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अकॉर्डिंग टू कॉल सैनिक के अनुसार, कॉल सैनिक के अनुसार, अगर आपको राइटिंग थोड़ी सी खराब लगी तो क्या करूँ, अभी मेरी राइटिंग ही ऐसी है तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, तो उससे आप जो है अपने नोट्स प्रॉपर लिखते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू कॉलसैनिक थे या कॉलसैनिक के अनुसार, ये जो मनोविज्ञान था ये 5वीं शताब्दी में, मतलब बीसी में है ना, मतलब ईसा पूर्व में 5 शताब्दी 500 साल, ईसा से 500 साल पहले जो थे, एक यूनानी दार्शनिक जो होते थे वो लोगों के साथ जो है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ। मतलब क्या, 5वीं शताब्दी में, मतलब 5 BC है ना, पहले यूनानी दार्शनिक यूनानी दार्शनिकों के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ है ना, या शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब इनका मानना क्या था कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो जो है दार्शनिकों द्वारा लाया गया, या दार्शनिकों के द्वारा ये शुरू किया गया। कौन से दार्शनिक थे? यूनान के, है ना, यूनानी दार्शनिक थे। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो है जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? यूनान के दार्शनिकों से। अब दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर जो BF स्किनर थे, BF स्किनर के आपने काफी सिद्धांत पढ़े होंगे, तो जो BF स्किनर हैं, यहाँ पर क्या है? BF स्किनर, राइट। तो ये जो BF स्किनर है, इनका मानना क्या था? क्योंकि इनका मानना ये था कि इनका जो स्टेटमेंट, इन्होंने ये माना कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शुरू कहाँ से हुआ? वो अरस्तु से शुरू हुआ, अरस्टॉइल या अरस्तु से। ये इनके शिष्य, इनके गुरु कौन थे? प्लेटो थे। तो BF स्किनर मानते ये थे कि जो है अरस्तु से जो है शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। तो ये कैसे हुआ? तो अरस्तु की एक पद्धति थी, अध्ययन पद्धति। तो अरस्तु की एक अध्ययन पद्धति थी क्या? शिक्षा। इनकी जो अध्ययन पद्धति थी शिक्षा, राइट। तो इन्होंने शिक्षा को जो है दूसरे पेज में मैं बताता हूँ। तो अरस्तु की जो शिक्षा पद्धति थी उसके अकॉर्डिंग जो है BF स्किनर ने बताया कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जो आरंभ हुआ वो अरस्तु से हुआ। तो यहाँ पर इनका जो एक अध्ययन था या पद्धति थी जो इनकी, वो क्या थी? शिक्षा, है ना। तो शिक्षा की पद्धति में इन्होंने 3 अलग अलग चीजें बताई। यहाँ पर इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। शिक्षा कैसा होना चाहिए? इसकी अलग विधियां होनी चाहिए। और शिक्षा क्या होना चाहिए? स्वतंत्र मुक्त होना चाहिए। मतलब सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा देने के लिए कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। यानी कि शिक्षा क्या होनी चाहिए? अलग अलग विधियां होनी चाहिए। अलग अलग क्या होनी चाहिए? विधियां होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। शिक्षा क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, सबके लिए स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र या क्या कहते हैं उसे? मुक्त। यहाँ पर अलग अलग विधि से अलग अलग शिक्षा कैसे होनी चाहिए? क्योंकि शिक्षा जो है कई प्रकार से दिया जा सकता है। एक कहीं तो व्यावहारिक दिया जा सकता है, व्यावहारिक शिक्षा दें, या नैतिक शिक्षा दे सकते हैं, अनैतिक शिक्षा दे सकते हैं। मतलब शिक्षा कई तरह की दिया जा सकते हैं। और जो नीतियां हैं या जो विधियां हैं शिक्षा देने की, वो विधियां भी अलग अलग, क्योंकि मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग क्या है, हर प्राणी जो है अलग तरह का होता है ना। हर प्राणी की एक अलग प्रवृत्ति होती है। तो जो शिक्षण विधियां जो है, एक ही विधि के द्वारा सबको ना पढ़ा जाए, मतलब कई विधियां, हजारों विधियां हो सकती हैं शिक्षण की, यानी कि शिक्षा की। और जो शिक्षा होना चाहिए वो मुक्त होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, राइट, या स्वतंत्र होना चाहिए। शिक्षा देने की कोई बाध्य ना होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये इतना चीज हो गया। यहाँ पर क्या था, इसके अकॉर्डिंग, इसलिए जो है ये सारी चीजें जो बताई, तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या फॉलो कर रही हैं? यहाँ पर ये सारी चीजें क्या फॉलो चाहिए? ये क्या बता रही हैं? ये मनोविज्ञान का रूल ही तो बता रही हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत से ही तो मैच करती है ना। तो इसलिए जो है BF स्किनर का मानना था कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो है अरस्तु से हुआ। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका क्या नाम है? अरिस्टॉटल के बाद जो आते हैं वो आते हैं रूसो की अगर हम बात करें तो रूसो ने एक प्रकृतिवादी विचारधारा बताई। रूसो ने क्या बताई? एक प्रकृतिवादी विचारधारा बताई। प्रकृतिवादी
प्रकृतिवादी विचारधारा। प्रकृतिवादी विचारधारा से मतलब क्या है इसको पहले आप समझें, फिर जो है इसका मैं थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। तो प्रकृतिवादी क्या है? प्रकृतिवादी यानी कि नेचर यहाँ पर नेचर से मतलब आप एनवायरनमेंट से ना समझें। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जितने भी प्राणी संसार में हैं, हर प्राणी डिफरेंट टाइप का है ना। कैसा है? हर प्राणी क्या है? डिफरेंट टाइप का है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो मूल प्रवृत्ति थी, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो है यहीं से होता है, ऐसा कई सारे साइंटिस्ट मानते हैं। तो ऐसे कई सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि शिक्षा का जो आरंभ हुआ शिक्षा मनोविज्ञान का, वो यहाँ से हुआ। तो यहाँ से हुआ। तो कई सारे साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट में इसमें साइकोलॉजी में भी है ही ऐसी चीज़ें कि कोई साइंटिस्ट कुछ स्टेटमेंट देता है, कोई कुछ स्टेटमेंट देता है। लेकिन जो प्रकृतिवादी विचारधारा थी रूसो की, तो यहाँ पर जो है कुछ कई वैज्ञानिक जो थे, वो जो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक था इसको मानते थे, रूसो को। और शिक्षा मनोविज्ञान का जो आरंभ था वो यहीं से हुआ था। ये दो स्टेटमेंट जो था, कई सारे वैज्ञानिक इस पर एग्री करते थे। तो प्रकृति की बात अगर हम करें, राइट, ये तो होगी मुख्य बातें रूसो के बारे में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रूसो, है ना। तो इसके बारे में कुछ बातें थी, प्रकृति और बालक की बात करें हम अगर, यहाँ पर एक तो हो गया बालक, हो गया ये प्रकृति। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि बालक को प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। मतलब बालक को अगर हम प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देंगे, बालक को क्या करना चाहिए? प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इन्होंने कहा कि बालक को जब हम प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देंगे तो बालक जो है स्वयं ही प्रकृति जो है उसको क्या सिखा देगी, है ना। तो मतलब क्या है, बालक को सीखने के लिए प्रकृति का मतलब क्या, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे बच्चे का इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने में, राइट। तो जो बच्चे का जो इंटरेस्ट है, तो उसको अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है, लेकिन आप जो है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जो है उसको क्या कह रहे हैं, नहीं इंजीनियर बनना है तेरे को, तो वो उसमें जो है काफ़ी उसको दिक्कत होगा, वो अच्छा नहीं होगा। तो मतलब उसके प्रकृति के अनुसार जो है उसको आगे शिक्षा देनी चाहिए। और साथ ही ये बताया कि शिक्षा के लिए जो है स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। यही चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ, शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को या बालकों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और सारी चीज़ें। और साथ ही ये बताया कि प्रत्येक प्राणी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका, प्रत्येक प्राणी जो होता है उसका जो प्राणी की जो प्रकृति होती है अलग अलग होती है। प्रत्येक प्राणी की प्रकृति अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। और प्रत्येक प्राणी की जब प्रकृति अलग अलग है, जब प्रकृति अलग अलग है तो जो है प्रत्येक प्राणी की क्या होगी, योग्यता। जब प्रकृति अलग होगी तो योग्यता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये सारी चीजें जो थी इनके मानने में थी। तो जो प्रकृतिवादी विचारधारा थी, एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, जो रूसो ने दिया था। तो कुछ साइंटिस्ट जो थे, कई साइंटिस्ट जो इन्हें ही जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते थे और शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ भी यहीं से मानते थे। तो प्रकृतिवादी बालक में क्या किया, प्रकृति और बालक के बीच में जो अंतःक्रिया होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये अंतःक्रिया होनी चाहिए। यहाँ पर अंतःक्रिया होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि बालक को हमें प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, प्रकृति स्वयं उसको सिखा देगी। और दूसरी बात यह कि शिक्षा के लिए जो है हमें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ना कि जैसे बच्चा अगर कुछ और बनना चाह रहा है, कुछ और पढ़ना चाह रहा है, तो आप जो है उसको कुछ और बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें जो है बच्चा डिप्रेस हो जाएगा। और दूसरी बात फिर क्या कहा कि हर प्राणी जो होती है, हर प्राणी जो होता है पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं, सबकी प्रकृति अलग होती है और सबकी जो है योग्यता अलग अलग होती है। तो ये हम देखते हैं कुछ दूसरी चीज़ें। तो यहाँ पर जो एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं स्टैनली हॉल, है ना, स्टैनली हॉल। तो मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी थोड़ा सा देखता हूँ, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही देखते हैं हम। तो स्टैनली हॉल है यहाँ पर कौन, यहाँ पर मैं इसको स्टैनली हॉल स्टैनली हॉल जो है, तो ये किससे रिलेटेड थे, बाल विकास से, है ना। ये किससे संबंधित थे किससे, बाल विकास से संबंधित थे। और इन्होंने जो है बाल विकास के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया, है ना। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले साइंटिस्ट ऐसे रहे जिन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया। क्यों निर्माण किया? बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालकों के व्यवहार के अध्ययन के
लिए। मतलब जो स्टैनली हॉल है ये ऐसे पहले वैज्ञानिक है जो बाल मनोविज्ञान से संबंधित थे। पहली बात तो बाल विकास से संबंधित थे, और ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया सबसे पहले। क्यों किया? बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जो है सबसे पहले इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया। लेकिन यहाँ पर जो है, और साथ ही जो है यहाँ पर जो बाल मनोविज्ञान के यहाँ पर जो है साथ ही इन्होंने बाल मनोवैज्ञानिक के जनक भी माने जाते हैं। बाल मनोविज्ञान के क्या माने जाते हैं? जनक भी माने जाते हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। और जो पहले साइंटिस्ट, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाल व्यवहार का अध्ययन किया। राइट, ये थी इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब जो दूसरे साइंटिस्ट हैं जॉन ड्यूवी के बारे में बताता हूँ, उसके बाद एक साइंटिस्ट और है, फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जॉन ड्यूवी की अगर हम बात करें, जॉन ड्यूवी की बात करें कि इनका जो सब्जेक्ट था इनका रिलेटेड थे किसे? शैक्षिक व्यवहार से। कैसे? शैक्षिक व्यवहार से। इनका जो प्रमुख विषय था वो शैक्षिक व्यवहार था। और ये क्या थे? शिकागो में जो थे ये शिक्षा मनोविज्ञान के पहली प्रयोगशाला इन्होंने शिकागो में जो है अमेरिका शिकागो में इन्होंने पहली शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। कब की? 1890 में इन्होंने क्या किया? शिकागो में, ये आप नोट करते जाएं, शिकागो में पहली कौन सी प्रयोगशाला? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। ये आप ध्यान में रखें, शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला शिकागो में 1890 में इन्होंने स्थापना की। लेकिन अब अगर आपको कंफ्यूज होंगे कि विलियम वुंट ने भी तो प्रयोगशाला का किया था, लेकिन उन्होंने मनोविज्ञान के तहत पहली प्रयोगशाला 1879 में स्थापना की थी। यहाँ पर जो 1890 में है ये शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला है, जो कि जॉन ड्यूवी के द्वारा स्थापित की गई। और यहाँ पर जो है ये विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई। ये जो पहली प्रयोगशाला थी 1879 में मनोविज्ञान की, मैं वापस बोल रहा हूँ, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है। और 1890 में क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, जो कि जॉन ड्यूवी ने किया। राइट, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये थे। तो आइए मैं थोड़ा सा दूसरा एक देखते हैं कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में, कि उनका क्या कहना है। दोस्तों हम देखते हैं कि ली थॉर्नडाइक यानी कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, है ना। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में जैसा मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि वीडियो में, इन्होंने क्या दिया था? सीखने का नियम दिया था। राइट, सीखने का नियम किसने दिया था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया था। तो इन्होंने सीखने का नियम किसने? शिक्षा के क्षेत्र में दिया था। राइट, शिक्षा के क्षेत्र में। तो इन्होंने जो सीखने का नियम दिया था, तो इन्होंने सीखने के जो प्रमुख नियम दिए थे वो 3 मुख्य नियम थे और 5 गौड़, है ना। 3 मुख्य नियम थे और 5 गौड़ नियम थे। तो इसके अनुसार जो इन्हें जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्यों? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो गौड़ नियम है और ये जो मुख्य नियम है, इस पर जो है मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए जो है इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है ना। क्योंकि सीखने के सबसे पहले नियम, इन्होंने सबसे पहले सीखने के नियम दिए और इस पर जो है मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का जो सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इन्हें जो है प्रथम शिक्षा के शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और साथ ही जो मनोविज्ञान के शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई थी, ये भी एक पॉइंट है कि मनोविज्ञान के शाखा के रूप में जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी वो नियर अबाउट 1900 में हुई थी। राइट, 1900 में हुई थी। लेकिन जो है शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना स्पष्ट और स्वतंत्र रूप जो है, शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना स्पष्ट और स्वतंत्र रूप जो है 1920 में धारण किया। राइट, ये स्वतंत्र विषय का जो इसको मिला, स्वतंत्र पार्ट का जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसमें स्वतंत्र रूप की जो धारणा इसको मिली वो जो है लगभग 1920 में मिली। और यहाँ पर जो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है 1900 मानी जाती है। तो ये जो पॉइंट थे ये काफ़ी अच्छे पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया इसकी हिस्ट्री को लेकर।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो को कैसा लगा। तो और गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।